पुस्तक का नाम विश्व की महान नारियां, भाग 3। अमेरिका की महान निग्रो महिला फिलिप्स व्हिटले। वह अतीत जो वेदनापूर्ण आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं दे सकता, अघटित घटना के समान भूल जाना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी निराशा और असफलता की द्विमुखी कहानी के सिवा और कुछ नहीं बन सकता। जिन्होंने अपने ऐसे अतीत को भुलाकर भविष्य के चित्र देखे और वर्तमान में उनके बीज बोने का साहसपूर्ण पुरुषार्थ किया, वे समय की शिला पर अपनी उज्जवल रेखाएं बना गए। ऐसे ही वीर व्यक्तियों की सूची में एक नाम फिलिस व्हिटले का भी है। फिलिस व्हिटले का अतीत कैसा था, इसका आभास उसी के शब्दों में इस प्रकार है। दुर्भाग्य के क्रूर हाथों ने मुझे बाल्यकाल में ही मातृभूमि अफ्रीका की आनंददायिनी धरती से वंचित कर दिया। आह, वह क्षण कितना दुखपूर्ण होगा। मेरे माता पिता के हृदयों में उस समय कितनी असहनीय वेदना हुई होगी, जिस समय किसी पाषाण हृदय व्यक्ति ने उनकी अबोध बच्ची को उनकी गोद से बलपूर्वक छीना होगा। बस यही मेरी करुण कथा है। हे परमपिता परमात्मा, किसी को भी ऐसा अत्याचार न सहना पड़े। यह फिलिप्स व्हिटले की कविता का भाव है जो उसने अल हार्टमाउथ को समर्पित की थी। प्रकट है कि फिलिप्स व्हिटले एक कवयित्री थी। उसकी विशेषता केवल एक कवयित्री होने तक ही सीमित नहीं है। वह एक निग्रो बालिका थी और अफ्रीका से लाई जाकर अमेरिका में बेची गई थी। जिस समय वह अमेरिका में बिकी थी, उस समय उसकी आयु केवल 6 वर्ष की थी और उसके माता पिता भी जीवित थे। निश्चय ही उस व्यक्ति का हृदय पत्थर का रहा होगा जिसने इस रोती हुई आबोध बच्ची को उसके बेबस माता पिता की गोद से छीनकर किसी अपने जैसे ही पाषाण के हाथ बेच दिया होगा। भगवान जाने बेचने वाले ने माता पिता की उस निरीह दृष्टि को किस आसुरी साहस से देखकर सहन किया होगा, जो अपनी ओर मुड़ मुड़ कर देखती, बिलखती और बार बार हाथ फैलाती बच्ची को दूर तक देखती रही होगी और किस पाशविक क्रूरता को बस में किया होगा। ऐसे बेरहम व्यवसायी अपने बच्चों को प्यार करते होंगे, इस बात में संदेह करने की पूरी गुंजाइश है। साहस ने फिलिप व्हिटले ने अपने इस वेदनापूर्ण अतीत को भूला और सामंजस्य कर भविष्य की ओर देखा। उसकी स्मृति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसके माता पिता उसे किस प्रकार प्यार करते थे। अपने एकाकी जीवन में उसने कभी याद नहीं किया कि सवेरे की नर्म और गर्म धूप में उनकी जन्मभूमि सेनेगल में उगे तार वृक्ष के पत्ते कैसे चमक उठते थे। न्यू इंग्लैंड की भयानक सर्दी में उसे अफ्रीका की गर्मी कभी याद न आई और न उसने अपनी कल्पना में अफ्रीका में बजने वाले नगारों की आवाज ही सुनी। वह अपने जीवन के उस अंश को अघटित घटना की भांति भुलाकर भविष्य की यात्रा में लग गई थी। फिलिप्स व्हिटले की अबोधता, निरीहता और सुंदरता ने उसके नए स्वामी की अच्छाई को और भी बढ़ा दिया था। सेनेगल से आने वाला दास दासियों का जहाज जैसे ही बोस्टन के बंदरगाह पर रुका कि जॉन व्हिटले ने उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया। घर आकर फिलिप्स अपनी नई मालकिन को ऐसी आत्मीयता से देखने लगी जैसे मूक भाषा में कह रही हो, अब आप ही मेरी माता हैं। उसी क्षण से वह मानवीय सहानुभूति के साथ फिलिप्स की ओर झुक गई। वह कोई अनहोनी बात न थी। संसार के इस विचित्र रचना में एक ही आत्मा ओत प्रोत है। संसार के सारे बच्चे अपने ही बच्चे हैं और संसार के सारे माता पिता संसार के सभी बच्चों के अपने माता पिता हैं। किंतु यह सत्य स्वर्गिक सत्य है जिसकी आधारशिला अभी पूरी तरह संसार में रखी गई है। तब भी आत्मवादी सत्य पुरुष इसके विकास एवं प्रकाश में लगे हुए हैं। संसार एक दिन स्वर्ग बनेगा। फिलिप्स की मालकिन ने उसे दास नहीं समझा, अपनी बच्ची की तरह ही व्यवहार किया। जब तक वह आबोध रही उसे अपने पास ही रखती रही। थोड़ा बड़ी होने पर उसको एक अलग कमरा रहने के लिए दे दिया। फिलिप्स जब आई थी 6 वर्ष की थी, पर उसे अपनी स्थिति का ज्ञान बना रहा। उसने अपने स्वामियों की कृपा का दुरुपयोग कभी नहीं किया। जब से वह काम करने योग्य हुई, सारा काम संभाल लिया। वह सवेरे तड़के ही उठ जाती थी, सारे घर की सफाई करती थी, सारी चीजें झाड़ती पोंछती थी, घर भर के लिए नहाने का पानी तैयार करती थी और कपड़े धोती थी। जब से उसने भोजन बनाना सीख लिया, भोजन भी अपने हाथ से बनाने लगी।
नहाने धोने का काम छोड़कर बाकी सब काम वह शाम को ही भी किया करती थी। किसी प्रकार फिलिप्स सवेरे तड़के से लेकर रात के 9-10 बजे तक काम में व्यस्त रहती थी। फिलिस का स्वामी दर्जी का काम करता था। फिलिस ने कपड़ा सीने का भी काम सीख लिया और स्वामी का भी हाथ बटाने लगी। उसने अपनी बुद्धि के अनुसार कपड़ों के नए नए प्रकार बनाए और स्वामी के काम में विशेषता पैदा कर दी। इससे स्वामी की आय में वृद्धि हो गई। स्वामी और स्वामिनी को उससे बड़ा प्रेम हो गया। प्रेम हो भी क्यों न जाता, सभी काम को प्यार करते हैं, चाम को नहीं। स्वामिनी जब कभी कोई काम उसे आराम देने के लिए अपने आप करने कर लगती थी तो फिलिस तुरंत उसे अपने हाथ में ले लेती। मालकिन मना भी करती तो वह कहती, नहीं मम्मी, काम तो मैं करूँगी ही, मुझे काम करने में बड़ा सुख मिलता है। मेरे रहते हुए आप काम करें यह कैसे हो सकता? आप मुझे काम नहीं करने देंगी तो मैं आलसी और निकम्मी हो जाऊंगी। फिलिस की सेवा और शालीनता देखकर उसके स्वामी ने उसे पढ़ने की स्वतंत्रता दी। यह फिलिस की बहुत बड़ी विजय थी। उन दिनों नीग्रो दास दासियों को पढ़ने की स्वतंत्रता देना एक बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता था। जो गोरा ऐसा करता था समाज में उसकी बड़ी निंदा और भर्त्सना होती थी। जॉन व्हीटले की भी हुई। उनके दूसरे सजातीय लोग उनके पास आए और बोले, यह आप क्या गजब कर रहे हैं? नीग्रो दासी की शिक्षा की छूट देकर एक गलत परंपरा चला रहे हैं। आप शीघ्र ही उसकी इस स्वतंत्रता को छीन लीजिए। जॉन व्हीटले ने उत्तर दिया, फिलिस दासी नहीं है, वह तो मेरी बेटी है। मैं उसे अवश्य शिक्षित बनाऊंगा। इसके लिए यदि मेरा सामाजिक बहिष्कार भी होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ऐसे दृढ़वती को आगे कहा भी क्या जा सकता था। सभी अपना सा मुंह लेकर चले गए। देवी भावनाओं और निश्चयों में बड़ी प्रभावोत्पादकता और शक्ति होती है। स्वामी ने सामाजिक विरोध सहकर भी मुझे पढ़ने की स्वतंत्रता और सुविधा दी है। इस विचार से फिलिस आपाद सीखा आभार से भर गई और उसने प्रण कर लिया कि अपने जीवन की संपूर्ण क्षमताएं लगाकर उनकी इस कृपा को सार्थक बनाऊंगे। फिलिस संपूर्ण तन मन से अध्ययन में लग गई। दोपहर का समय जो उसको आराम करने के लिए मिलता था उसने अध्ययन में लगाना आरंभ कर दिया था। साथ ही उसने शयन समय में कटौती करके अध्ययन का समय बढ़ा लिया। इस परिश्रम, पुरुषार्थ, लगन और अध्यायवसा का फल यह हुआ कि उसकी प्रतिभा प्रखर होती चली गई और वह दिन पर दिन विदुषी बनने लगी और आगे चल के अंग्रेजों की इतनी बड़ी कवियत्री हुई कि संसार में उसका नाम फैल गया। उसकी लिखी कविताएं आज भी इंग्लैंड और अमेरिका के विद्यालयों और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। फिलिस ने अपनी काव्य प्रतिभा का उपयोग मात्र साहित्यिक मनोरंजन के लिए नहीं किया। उसने उनका उपयोग देश और जाति के हित में किया। जिस समय अमेरिकी लोग जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटेन उपनिवेशवादियों से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय फिलिस ने देशभक्ति और वीर रसपूर्ण बड़ी प्रेरक कविताएं लिखकर प्रसारित की। उसकी कविता से देशभक्त वीरों का बड़ा साहस और उत्साह मिला। जॉर्ज वॉशिंगटन को संबोधित करते हुए उसने जो कविता लिखकर प्रसारित की थी उसने उसे अमेरिका वासियों को दृष्टि में उठा दिया। उसने जो लिखा था उसका भाव इस प्रकार था, हे महान वीर, हे महान सेनानी, बढ़े चलो बढ़े चलो, सद धर्म तुम्हारे साथ, न्याय की देवी तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे। हे महान वॉशिंगटन, चमकते हुए स्वर्ण मुकुट, प्रसाद और विजय के सिंहासन तुम्हारे हो। इस कविता के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन ने फिलिस को पत्र लिखकर स्वयं धन्यवाद दिया था और आभार प्रकट करते हुए उसके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की थी। स्वतंत्रता के बाद फिलिस ने स्वतंत्रता और शांति नामक जो कविता लिखी वह अमेरिका में ही लोकप्रिय नहीं हुई वरन सारे संसार के शिक्षित लोगों ने उसकी सराहना की। जिस समय उसकी धर्म और नीति संबंधी कविताओं की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई तभी वह शिक्षित वर्ग में चर्चा का विषय बन गई। उसे इंग्लैंड में आमंत्रित कर काउंटेस हंटिंगटन ने अपना अतिथि बनाया और सारे महान साहित्यकारों से उसका परिचय कराया। काउंटेस ने उसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट से मिलाने का कार्यक्रम बनाया। तभी मालकिन के बहुत अधिक बीमार हो जाने से वह सम्राट से बिना मिले ही अमेरिका लौट आई। दुर्भाग्यवश उसके स्वामी और स्वामिनी का कुछ समय बाद देहांत हो गया। फिलिस ने आश्रयहीन हो जाने पर जॉन पीटर नाम के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन 3 बच्चे हो जाने के बाद पीटर उसे छोड़ गए।
फिलिस ने तब भी साहस न हारा और वीर योद्धा की भांति जीवन संग्राम लड़ती हुई साहित्य की सेवा करते रहे। फिलिस ने अपनी कविताओं का मूल्य नहीं लिया और जो कुछ उसे मिला वह सब निग्रो दासों और निर्धन बच्चों की सहायता दान कर दी। इस कारण जब फिलिस की मृत्यु 1784 में हुई तो उसके पास धन अवश्य नहीं था, पर कीर्ति और सम्मान इतना था कि संपूर्ण अमेरिका में जाने कितने स्कूलों, संस्थाओं और संघों के नाम उनके नाम पर रखे गए। इस प्रकार एक निग्रो दासी होकर भी फिलिस व्हीटली अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ, परिश्रम और सेवा के बल पर अमेरिका के स्वतंत्र, सम्मानित और अमर नागरिक बने।